उसकी मकनातीसी नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी, मगर मैं भी कुछ कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ था। मैंने बात को फौरन बदलते हुए कहा, लेकिन मिस्टर व्यास, क्या हमें रेड बॉक्स मिल जाएगा? क्योंकि हमारी तमाम तर तहकीकात का दारोमदार अब इस रेड बॉक्स पर ही है। व्यास ने आराम कुर्सी पर पीछे की तरफ होते हुए कहा, हम वो तलाश कर लेंगे। कल सुबह मद्रास नेवल डॉक यार्ड से एक स्पेशल गोताखोरों का दस्ता यहाँ पहुंच रहा है। वो लोग समंदर की गहराइयों में उतरकर चीजें तलाश करने के माहिर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कल शाम तक रेड बॉक्स हमारे पास होगा। मैंने खुश होकर कहा, भगवान करे ऐसा ही हो। इस सूरत में हमें आसपास के सारे इलाके की नाकाबंदी कर देनी होगी ताकि तकरीबकार जहां से फरार न होने पाए। मिस्टर व्यास के पतले होंठ जरा से सुखड़ गए। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कैप्टन, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि हादसे के फौरन बाद हमारी फौज ने इस सारे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। इस वक्त भी हमारी फौज के जवान 100 किलोमीटर के दायरे में जगह जगह निगरानी कर रहे हैं। इनमें हमारे कमांडोज भी हैं जो सादा कपड़ों में एक एक आदमी पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारी इंटेलिजेंस भी पूरी तरह से चौकस है। तकरीबकार जहां कहीं भी हैं वो उसी जगह पर छुपे होंगे। इस इलाके से वो बाहर नहीं निकल सकते। अगर हमें रेड बॉक्स मिल जाता है तो हम बम लगाने वाले तकरीबकार की फोटोकॉपियां हजारों की तादाद में अपने आदमियों में तकसीम कर देंगे। यूं वो बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। मंसूबा बेहद भयानक था। मेरे बचने का कोई इम्कान नहीं था। मैं दिल में यही दुआ मांगने लगा कि खुदा करे कि रेड बॉक्स न मिले, मगर मुझे ये भी एहसास था कि इस किस्म के जानलेवा मिशन में दुआएं काम नहीं आया करती। आदमी को जान हथेली पर रख कर एक्शन करना पड़ता है और फिर या दुश्मन नहीं और या आप नहीं। यह हकीकत है कि अंदर से मैं और मेरा सारा मिशन हिल गया था, लेकिन मैं अपनी जगह पर कायम था कि जो होगा देखा जाएगा और मैं मरते दम तक लड़ूंगा और अपने मुकद्दस मिशन पर डटा रहूंगा। अगर इस मिशन की तकमील की राह में मौत आ जाती है तो उसे खंदा पेशानी से कबूल करूंगा। मिस्टर व्यास उठ खड़ा हुआ, कमरे की तरफ जाते हुए बोला, तुम होटल में क्यों ठहरे हुए हो कैप्टन? मेरे पास रेस्ट हाउस में आ जाओ, जहां तुम्हें एक कमरा आसानी से दिया जा सकता है। यह गलती मैं भूल कर भी नहीं कर सकता था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, सर, होटल जहां से ज्यादा दूर नहीं है। आप जिस वक्त मुझे फोन करेंगे मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा। अच्छा, अगर कोई और बात ना करनी हो तो मुझे इजाजत। मिस्टर व्यास में इसके पास खड़ा ब्रीफकेस में से एक फाइल निकाल कर उसको देख रहा था। फाइल बंद करने के बाद मेरी तरफ पलट कर बोला, ओके कैप्टन, तुम्हारा फोन नंबर मैंने लिख लिया है। रात को कोई जरूरत नहीं पड़ सकती। अगर दिल्ली से कोई पैगाम आ गया तो तुम्हें मुत्तला कर दूंगा। अब तुम जाकर आराम करो, मैं भी काफी थक गया हूँ। वैसे कल सुबह नाश्ता मेरे साथ ही करना, क्योंकि नेवल गोताखोरों का स्क्वाड ज्यादा से ज्यादा सुबह 9 बजे पौंडीचेरी पहुंच जाएगा। मैंने गर्मजोशी के साथ मिस्टर व्यास से हाथ मिलाते हुए कहा, ओके, नो प्रॉब्लम सर, मैं सुबह 8 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा। होटल में आते ही मैंने कमरा अंदर से बंद किया और सबसे पहले अपने ब्रीफकेस को खोलकर अपनी तमाम चीजों को चेक किया। अगरचे अभी तक किसी को भी मुझ पर शक नहीं पड़ा था, मगर मैं मोहतात हो गया था। ब्रीफकेस को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। तमाम चीजें और खास तौर पर मेरा रिवॉल्वर वैसे ही पड़ा था। मैंने रिवॉल्वर खोलकर देखा, चैम्बर में गोलियां भरी हुई थी, साइलेंसर भी मौजूद था। मैं इस रिवॉल्वर को किसी जगह छुपाना चाहता था। अगरचे इसका इम्कान बज़ाहिर नहीं था, लेकिन सौराष्ट्र का शायद सबसे खतरनाक, तजुर्बाकार और इंतहाई ज़ीरक इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर DM व्यास मेरे साथ था। ऐसे इंटेलिजेंस ऑफिसर अपने करीब तरीन साथी पर भी भरोसा नहीं करते। उनके वसाइल भी बड़े वसी होते हैं। अगर उसके दिल में कोई ख्याल आ जाता है तो वो किसी भी वक्त मेरी अदम मौजूदगी में मेरे कमरे की तलाशी ले सकता है। इस काम के लिए उसे सिर्फ अपना खुफिया कार्ड ही दिखाने की जरूरत थी और पौंडीचेरी की मिलिट्री पुलिस उसके साथ हो जाती। अब सवाल ये था कि रिवॉल्वर को कहाँ छुपाऊं, क्योंकि वही एक ऐसी चीज थी जो काबिल एतराज हो सकती थी। मेरे पास इस रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं था। मिस्टर व्यास को शक पड़ सकता था कि मैं जो हेडक्वार्टर का इतना जिम्मेदार अफसर हूँ, तो मैंने अभी तक रिवॉल्वर का लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया। मैंने उस वक्त ऐसा किया कि ब्रीफकेस में से रिवॉल्वर निकालकर साइलेंसर वाले चमड़े के छोटे थैले में रखकर पलंग के गद्दे के नीचे सरहाने की जानिब छुपा दिया। मेरा जहन अनगिनत वसवसों से निमटने की कोशिश में मसरूफ था। अगर गोताखोरों को समंदर के नीचे से रेड बॉक्स मिल जाता है तो क्या होगा? मुझे इस सूरत में क्या करना होगा? अगर किसी वजह से मैं रेड बॉक्स को उड़ा लाने में नाकाम रहता हूँ तो मेरी मौत यकीनी थी। उसे मैं बारूद से भी नहीं उड़ा सकता था। मेरा जहन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने आवाज देकर पूछा, कौन है? किसी ने जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारने शुरू कर दिए। फिर एक औरत की घबराई हुई आवाज आई जो तमिल में कह रही थी कि दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। एक नौजवान साड़ी पोश लड़की बाहर कॉरिडोर में खड़ी थी। दरवाजा खुलते ही वो लपक कर अंदर आ गई और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज भगवान के लिए मेरी मदद करो, वो मुझे जबरदस्ती अगवा करना चाहते हैं। मैं कॉलेज की प्रोफेसर हूँ, वो लोग गुंडे हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, प्लीज मुझे उनसे बचा लो। वो सख्त बौखलाई हुई थी। उसकी शक्ल बता रही थी कि वो एक शरीफ खातून है। इतने में बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की ने होंठों पर हाथ रखकर घबराहट में कहा, वो आ गए हैं, वो मेरे पीछे लगे हैं, भगवान के लिए मुझे इनसे बचा लो। मैंने हाथ के इशारे से उसे गुस्ल खाने में जाने को कहा और दरवाजा खोलकर बाहर देखा। कॉरिडोर में 3 तंग पतलूनों वाले गुंडा टाइप आदमी खड़े मुझे घूर रहे थे।
मैंने बड़े रोब से पूछा, क्या बात है, कौन हो तुम? उनमें से एक आदमी ने, जिसकी नाक पर जख्म का निशान था, कहा, वो अंदर गई है, इसने हमारी रकम चुरा ली है, हम उसे पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। मैंने उन्हें पंजाबी में गाली देकर कहा, फिर तमिल जबान में डांटा कि बकवास बंद करो, वो मेरी बीवी है, अगर ज्यादा बात की तो मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। उस लड़की ने सच कहा था। ये गुंडे उसे आवारा लड़की समझकर होटल में उसके पीछे लग गए थे। बीवी का सुनते ही वो खामोशी से वापस चले गए, मगर नाक पर जख्म के निशान वाला गुंडा मुड़ मुड़ कर मुझे यूं देख रहा था जैसे उसे यकीन आया हो कि लड़की मेरी बीवी है। मैंने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी और अपना सर दरवाजे से लगाकर इत्मीनान का लंबा सांस लिया। ये एक नई मुसीबत आ गई थी। मैंने कमरे में देखा, लड़की गुस्ल खाने के बाहर दरवाजे के साथ लगकर खड़ी थी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, वो लोग चले गए हैं, तुम अब जा सकती हो। लड़की ने हाथ जोड़ दिए और गिड़गिड़ा कर बोली, भगवान के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ रहने दो, वो लोग होटल के बाहर ही होंगे और मुझे अगवा कर लेंगे। मैंने कहा, आखिर वो तुम्हारे पीछे क्यों लगे हैं? तुम रात के वक्त इस होटल में क्या लेने आई थी? लड़की ने सादा मगर दिलकश फूलदार साड़ी पहन रखी थी, माथे पर सुर्ख बिंदिया थी, जूड़े में मद्रास की औरतों के रिवाज के मुताबिक रजनीगंधा के फूलों का सफेद गजरा था। रंग मद्रासी औरतों की तरह ब्राउन था। हाथ में स्याह रंग का पर्स था। वो पलंग की पट्टी पर बैठ गई, माथे पर से बाल हटाकर बोली, वेलुपुरम से मेरी एक लेक्चरार सहेली को अपने खामत के साथ यहाँ आना था। उसने मुझे कॉलेज में फोन किया कि वो इस होटल में शाम को पहुंच जाएगी। वो मेरी बचपन की सहेली है, उसका नाम गिरजावली है। मैं उससे मिलने चली आई, जहां आकर मालूम हुआ कि वो नहीं आई। मैं होटल से निकल रही थी कि ये गुंडे मेरी तरफ बढ़े। एक ने शोर मचा दिया कि मैंने उनकी रकम चुरा ली है। ये लोग औरतों को फंसाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। अखबार में ऐसी खबरें भी आती रहती हैं। मैं डर कर होटल के अंदर दौड़ी और ये मेरे पीछे पीछे अंदर आ गए। मैं ऊपर कॉरिडोर में आ गई। पहला कमरा आपका था। मैंने उसको खटखटाया। आगे जो कुछ हुआ आपको मालूम है। मैं आपकी धन्यवादी हूँ, भगवान आपका भला करेगा, आपने मुझे इन गुंडों से बचा लिया। फिर वो चेहरा हथेलियों में छुपाकर सिसकियां भरने लगी। वो पलंग पर जहां बैठी थी, मेरा रिवॉल्वर वहां से ज्यादा दूर नहीं था। मैंने उसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो गया है, अब वो वापस अपने घर जा सकती है। उसने चेहरा ऊपर उठाकर आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और बोली, भगवान के लिए मुझ पर रहम करें, मुझे अभी अपने कमरे से ना निकालें। क्या मुझे मेरे हॉस्टल तक नहीं छोड़ाएंगे? मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। मैंने कहा, गुंडे तो अब भी बाहर होंगे, हो सकता है वो फिर शोर मचा दें। वो लड़की बोली, आपने उनके आगे मुझे अपनी पत्नी कहा है, अब उनको जरूरत नहीं होगी। मैं खुद भी इस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था। मैंने उसे कहा, तुम जरा गुस्ल खाने में जाओ, मैं अपनी कमीज बदलना चाहता हूँ। वो छोटे से रुमाल से अपने आंसू पोंछती हुई गुस्ल खाने में चली गई। मैंने जल्दी से गदेले के नीचे हाथ डालकर रिवॉल्वर वाली चमड़े की थैली निकालकर अपनी पतलून की जेब में रख ली। ब्रीफकेस में से दूसरी बुशर्ट निकालकर पहनी और लड़की को आवाज दी। वो बाहर आ गई। मैंने कहा, तुमने अपना नाम नहीं बताया। वो जरा सा मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम रत्नावली है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, खूबसूरत नाम है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ाता हूँ। वो मेरे साथ कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आ गई। मैंने कमरे को ताला लगाया और उसे बड़े एतमाद से अपने साथ चलने की हिदायत की। अब इसी तरह मेरे साथ चलना जैसे मैं तुम्हारा पति हूँ। उसने शर्मा कर गर्दन झुका ली। वो डर डर कर मेरे पहलू में लगी जल रही थी। सीढ़ियां उतरकर हम लॉबी में आए। वहां दूसरे लोग जरूर थे, मगर वो गुंडे कहीं दिखाई न दिए। मैंने आहिस्ता से रत्नावली को कहा, देख लो, गुंडे मेरे डर से भाग गए हैं। उसने कोई जवाब न दिया। वो सख्त खौफजदा थी। होटल के बाहर बहुत सी खाली टैक्सियां खड़ी थी। मैंने उसे एक टैक्सी में बिठा दिया, खुद उसके साथ बैठ गया। रत्नावली ने ड्राइवर से कहा, अति शंकर मार्ग चलो। जब टैक्सी होटल से काफी दूर निकल आई तो रत्नावली ने सुख का सांस लिया, मेरी तरफ एक नजर देखा और आहिस्ता से पूछा, तुमने अपना नाम नहीं बताया, तुम मुझे साउथ के नहीं लगते। मैंने कहा, मैं दिल्ली से आया हूँ, एक जरूरी काम था। मेरा नाम जगदीश चंद्र है। पौंडीचेरी की इस कुशादा सड़क पर दोनों तरफ बत्तियां रोशन थी। रिक्शे और टैक्सियां और दूसरी गाड़ियां गुजर रही थीं। टैक्सी अजय शंकर मार्ग पर पहुंची तो रत्नावली ने ड्राइवर को बाएं जानिब गली में जाने को कहा। ये एक छोटी सी लेन थी जिसकी दोनों जानिब कोठियां थी। उसमें एक कुशादा लॉन वाली कोठी के गेट पर टैक्सी रुक वाली। ये हमारा हॉस्टल है। वैसे हम 3-4 लड़कियां ही यहाँ रहती हैं। हमने बाहर अपना चौकीदार रखा हुआ है। मैंने इजाजत चाही तो वो हाथ जोड़कर बोली, मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप एक प्याली कॉफी पी लें। रिवॉल्वर वाली थैली मेरी जेब में थी। मैंने पतलून में हाथ डालकर उसे संभाल रखा था। मैंने माजरत चाही तो वो बड़ी आजिजी से बोली, भगवान के लिए मेरा दिल ना तोड़े, एक प्याली कॉफी पीने से क्या हो जाएगा, ये मेरी खुशी का मामला है, प्लीज। मैं उसके इसरार के आगे बेबस हो गया। वो मुझे अपने साथ लेकर हॉस्टल में दाखिल हो गई। उसका कमरा कोने वाला था। छोटा सा कमरा था, दीवार के साथ पलंग जिस पर मच्छरदानी लगी थी, एक गोल मेज, 2 कुर्सियां और छोटा सा बाथरूम। किचन जहां रहने वाली लड़कियों का मुश्तरका था। सिंगार मेज के नीचे 2 चमड़े के अटैची केस पड़े थे। रत्नावली ने मुझे अपनी 3 सहेलियों से मिलाया। ये सब मद्रास की रहने वाली थीं और पौंडीचेरी में पढ़ाई करती थीं या नौकरी। मैंने अपने बारे में बताया कि दिल्ली से कारोबार के सिलसिले में पौंडीचेरी आया हूँ, कुछ दिनों बाद वापस चला जाऊंगा। उन लड़कियों ने रत्नावली को गुंडों से बचाने के लिए मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। कॉफी हम सब ने मिलकर पी।
वो मुझे खाना भी खिलाना चाहती थी, मगर मैंने ये कहकर जान छुड़वाई कि मैं खाना खाकर आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये लोग मिर्चें सालन में बहुत डालते हैं। होटल में तो मैंने कहकर कम मिर्चों वाली दाल पकवाई थी। पतलून की जेब से मैंने हाथ निकाल लिया। रिवॉल्वर की थैली की वजह से वहां से जेब थोड़ी सी उभर आई थी। एक लड़की ने मजाक करते हुए पूछ ही लिया कि मैंने अपनी जेब में क्या छुपा रखा है। मैंने ये कहकर डाल दिया कि रुमाल है। कॉफी पीने के थोड़ी देर बाद लड़कियां अपने कमरों में चली गईं। रत्नावली किसी काम से थोड़ी देर के लिए उन लड़कियों के साथ गई तो मैंने कमरे का भरपूर जायजा लिया। अचानक जहन में एक ख्याल पैदा हुआ। ये एक गुमनाम लड़की का कमरा था। इस कमरे से फायदा उठाया जा सकता था। इस शहर में मुझे इस वक्त एक ऐसी जगह की जरूरत थी जो गुमनाम हो और जिसकी तरफ मेरे साथ काम करने वालों का कभी ध्यान न जा सके। मैं इस कमरे से क्या काम ले सकता था ये खुद मुझे भी मालूम नहीं था, मगर बहरहाल मैं जिस मुश्किल में फंसने वाला था, इस जमीन में मुझे किसी भी वक्त एक ऐसी जगह की जरूरत पड़ सकती थी जो कम से कम जेटी ऑफिसर और सौराष्ट्र के इंटेलिजेंस ऑफिसर के वहमो गुमान में भी ना हो। सबसे पहले जरूरत अपने रिवॉल्वर को छुपाने की थी। मैंने उठकर खिड़की में से दूसरी तरफ देखा। दूसरी जानिब कोठी का छोटा सा बाग था जहां बिजली की रोशनी में केले और नारियल के दरख्तों के झुंड साथ साथ उगे हुए थे। दीवार के साथ लकड़ी के बड़े बड़े गमलों में पाम के छाट लगे थे। रिवॉल्वर छुपाने के लिए ये जगह बड़ी मौजू थी। फिर सोचा कि मालूम नहीं कि माली इनकी देखभाल करने आता है तो कहीं उनकी गोडी भी ना करता हो। मैं ये सोच ही रहा था कि रत्नावली कमरे में दाखिल हुई। उसने साड़ी बदल कर शबखाबी का लिबास पहन रखा था। लंबे बालों की लट आगे करके उसे गूंद रही थी। मुस्कुराकर बोली, आपको बाग अच्छा लगा मिस्टर जगदीश? मैंने पलटकर रत्नावली को देखा। वो मुस्कुरा रही थी और उसके दांत नारियल से ज्यादा सफेद थे। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे कमरे के बाहर बाग बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वो दरवाजे के एक तरफ खड़ी थी। बोली, फिर कब आएंगे? मैंने कहा, जरूर आऊंगा रत्नावली, जरूर आऊंगा। मैंने आहिस्ता से उसके कांधे पर हाथ रखा और फिर नमस्कार करके कमरे से निकल आया। वो कमरे के बाहर सीढ़ियों पर खड़ी मुझे जाता देख रही थी। उसका पता मुझे उस वक्त लगा जब मैंने गेट से निकलते हुए पलट कर देखा। उसने दूर ही से हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया। मैंने भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। गेट पर खड़ा चौकीदार सर खुजाने लगा। मैंने सड़क पर आकर टैक्सी पकड़ी और होटल की तरफ चल दिया। होटल की दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में से गुजरते हुए मेरी निगाह प्लास्टिक के चौकोर बड़े गमलों पर पड़ी जो थोड़े थोड़े फासले पर कॉरिडोर में दीवार के साथ रखे हुए थे। इनमें ट्रॉपिकल झाड़ियां लगी थी। मैं अपने कमरे में आ गया। दरवाजा बंद करके जेब से रिवॉल्वर और साइलेंसर वाली थैली निकालकर सिंघार मेज की दराज में रख दी। खाना मंगवा कर खाया। सिगरेट सुलगाकर कमरे में टहलने लगा। टेलीफोन तपाई पर पलंग के पास ही रखा था। किसी भी वक्त दिल्ली या पौंडीचेरी के रेस्ट हाउस से टेलीफोन आ सकता था। अगरचे एटमी आबदोस का रेड बॉक्स मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी, जिसकी बरामदगी पर मेरी जिंदगी और मौत का इन्हिसार था। मगर उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अपने रिवॉल्वर को किसी ऐसी जगह छुपाने की थी जहां किसी की निगाह न पड़ सके और मैं जब चाहूं उसे वहां से निकाल लूं। जगह का इंतखाब मैंने कर लिया था। अब मैं इस इंतजार में था कि रात ज्यादा गुजर जाए और कॉरिडोर में किसी के आने जाने का इम्कान बाकी न रहे। मैं पलंग पर लेटकर देर तक सिगरेट फूंकता रहा। फिर मैंने उठकर कपड़े तब्दील किए। अखबार उठाकर पढ़ने लगा। एटमी आबदोस की तबाही की खबर को यूं ब्लैकआउट किया गया था कि किसी अखबार में उसकी कोई खबर नहीं छपी थी। अगरचे पौंडीचेरी के लोगों को इल्म हो गया था कि खाड़ी में लंदरअंदाज किसी जहाज में बम फटा है, जिससे जहाज बिल्कुल तबाह हो गया है। जब रात का 1 बज गया तो मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर कॉरिडोर में झांका। कॉरिडोर वीरान पड़ा था। मैंने सिंघार मेज की दराज में से रिवॉल्वर वाली थैली निकाली और खामोशी से कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आ गया। 2 कमरे छोड़कर पाम का लकड़ी का गमला दीवार के साथ लगा था। मैं उसके पास जाकर इधर उधर टहलने लगा। जब देखा कि वहां कोई नहीं आएगा तो जल्दी से गमले को पीछे की जानिब से ऊपर उठाया और उसके नीचे रिवॉल्वर वाली थैली रखकर गमला वापस अपनी जगह पर रख दिया। गमला काफी वजनी था और लगता था कि उसे कोई जगह से नहीं हिलाता। गमले के नीचे एक खला सा रखा गया था जिसकी वजह से गमला ठीक बैठ गया। मैं तेज तेज कदमों से चलकर अपने कमरे में आ गया। ये गमला मेरे कमरे से 2 कमरे छोड़कर था। अब अगर तलाशी के वक्त रिवॉल्वर बरामद भी हो जाता तो कम से कम मैं उससे बरी जिम्मा हो सकता था। फिर मैं सो गया। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गया। नाश्ता नीचे डाइनिंग हॉल में आकर किया और फिर 7:30 बजे बंदरगाह वाले ऑफिस पहुंच गया। जेटी ऑफिसर वहां पहुंच चुका था। मिस्टर व्यास ने मुझे अपने यहाँ नाश्ते की दावत जरूर दी थी, मगर मैं इससे ज्यादा दूर रहना चाहता था। 8 बजे वो भी आ गया। उसने बादामी रंग का ठंडा सूट पहन रखा था। कहने लगा, सुबह सुबह मद्रास से फोन आया है कि गोताखोर ठीक 9 बजे पहुंच रहे हैं। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझे फांसी पर लटकाने वाले जल्लाद आ रहे हैं। मैंने अभी तक अपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया था। मैं कर भी क्या सकता था? अगर फर्ज करें कि गोताखोर समंदर की तह से रेड बॉक्स निकाल लाते हैं तो मैं वो बख्श उनसे किस तरह छीन सकता था? अब तो मैंने अपने आप को हालात के हवाले कर दिया था और अहद कर लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। गोताखोरों में ज्यादातर मरहट्टे थे। 2 गोताखोर केरला के रहने वाले थे। ये लोग साहिली समंदर पर रहने की वजह से पैदाइशी गोताखोर थे। ये सब के सब इंडियन नेवी के आदमी थे।